आप सुनी रहें और इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मैं जो सिंधिया साहब के बारे में जो हाल में मैं पढ़ रहा हूँ, वो बताऊं मैं कि गलत भी हो सकता है, मैं उसका दावा नहीं करता। जो लग रहा है कि सिंधिया बीजेपी के लिए लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। सिंधिया कम बन रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं वो बन रहे हैं ज्यादा। और एक बड़ा आरोप यह है कि जो सिंधिया के समर्थक छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उसको बीजेपी वाले रोक नहीं रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग अभी ग्वालियर चंबल संभाग से छोड़कर गए हैं, उसमें अधिकतर सिंधिया समर्थक हैं जो वापस लौटकर कांग्रेस में गए हैं। तो उन शिकायत है, अभी कल की भी खबर है कि उनको, क्योंकि अब बीजेपी में मध्य प्रदेश में जब पार्टी हारने लगती है तब ज्यादा घमासान मचता है कि कैसे अपना कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर बचाया जाए। तो अब सिंधिया समर्थक जो आए थे 22 लोग, उनमें से कितने लोगों को टिकट मिलेगा विधानसभा के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी ने, राजीव जी, लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और लोकसभा की तैयारियों में यह है कि वो लोग लोकसभा में बहुत बड़े बड़े लोगों को लड़वाने वाले हैं चुनाव। मतलब हम मध्य प्रदेश विधानसभा की बात कर रहे हैं, आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं कि हो सकता है सिंधिया से कहा गया है कि वो लड़ें। विधानसभा चुनाव के बाद हो सकता है शिवराज सिंह से कहा जाए कि आप लड़िए। तो कई बड़े नाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जिनको बीजेपी के लिए, आप राजीव जी एक बात मानिए कि बीजेपी के लिए विधानसभा इंपॉर्टेंट हो सकती है, आरएसएस के लिए भी हो सकती है, पर मोदी के लिए लोकसभा है। तो मोदी जी तो वो जो देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि बीजेपी विधानसभा मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो लोकसभा तो पर उनकी पूरी नजर है, पूरी ताकत वो इस समय। तो सिंधिया जो है, सिंधिया के बारे में एक चीज और कहना चाहता हूं कि सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस का बहुत भला किया। आप कल्पना कीजिए कि अगर सिंधिया बने रहते अभी कांग्रेस में, तो कांग्रेस के हाथ से विधानसभा भी जाती और लोकसभा भी जाती। तो वो जो कर्नाटक का फैक्टर था, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया वाला, वो सिंधिया ने पैदा कर रखा था यहाँ मध्य प्रदेश में। और वो हर विधानसभा में, हर लोकसभा में सिंधिया जो हैं वो अपना दावा लेके खड़े हो जाते थे कि मेरे इतने समर्थक, मेरे इतने टिकट। पहली बार कांग्रेस जो है वो सिंधिया घराने से आजाद हुई है मध्य प्रदेश में। अब आप देख रहे हैं कि कमलनाथ एकमात्र उम्मीदवार हैं। तो ये बड़ा फैक्टर है कि जो वोट कटते थे वो अब बंद हो जाएंगे। मतलब ये कि जो सिंधिया के समर्थक ग्वालियर चंबा क्षेत्र में भी कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के जो दूसरे उम्मीदवारों थे उनको कमजोर करते थे, वो एक चीज खत्म हो जाएगी। और बड़े बड़े लोग जो हैं सिंधिया के समर्थक, वो गुना से, शिवपुरी से, ग्वालियर से, वो तमाम लोग कांग्रेस में भर्ती हो रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं। अब कांग्रेस उनसे कैसे निपटती है टिकट के मामले में, कांग्रेस में क्या संघर्ष नया पैदा होगा, वो एक अलग मुद्दा है। पर आज की स्थिति तो ये कि बीजेपी में घमासान चल रहा है और वो घमासान अभी टिकटों के बंटवारे को लेकर बढ़ रहा है। रोज की खबरें हैं कि किसको टिकट दिया जाए, किसको काटा जाए। उसमें सबसे ऊपर की लिस्ट में सिंधिया समर्थकों के नाम आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जो चीज है वो इस चीज से नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने सिंहदेव को लेके, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नाराज चल रहे थे, मरकाम भी नाराज चल रहे थे। उन्होंने नंद कुमार साय को भी कैबिनेट का दर्जा दे दिया। काफी चीजें उन्होंने एक झटके में की है छत्तीसगढ़ में। ये जो है ना राजीव जी, 40 सीटें हैं जी लोकसभा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज जो बार बार हम लोग भी करते हैं, मैंने भी कई बार की है कि
विधानसभा में जीत जाते हैं, लोकसभा में हार जाते हैं। वो चीज इस बार नहीं है। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं, अगर आप देखें बिहार की में वैक्यूम हो गया है बीजेपी के कारण। जो उनकी सीटें थी 15 सीटें, वो पूरी की पूरी खाली हो गई हैं अब इन लोगों के लिए, जेडीयू के पास। और महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सीटें थी वो खाली हो गई हैं। तो 48 सीटें वो हैं, 40 सीटें बिहार की हैं। वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स हैं। तमिलनाडु में तो बीजेपी 0 है, और उड़ीसा में भी कोई बीजेपी की स्थिति नहीं है, 8 सीटें हैं, और केरल में भी 0 है। ये जो 210 सीटें हैं उसमें बीजेपी के पास हाल में 66 सीटें हैं कुल। अब ये इन लोगों ने कुछ, बीजेपी ने मतलब ऐसा नहीं है कि विधानसभा में हार गए तो लोकसभा में कुछ तमाशा कर दिया हो या जीत गए हो या कोई बड़ा खेल कर दिया। बीजेपी इस समय ढलान पर है, और जो बीजेपी की पूरी ताकत जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, और उनमें भी बिहार और महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका रही है। वो बड़ी 82 सीट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आप उत्तर प्रदेश और एक दो राज्यों के दम पर कैसे सरकार बना सकते हैं? ये काफी एक बीजेपी अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं करे, और जैसा कि लग रहा है कि पाकिस्तान को बार बार धमकाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि हम आज़ाद कश्मीर कभी भी ले सकते हैं, राजनाथ सिंह का हाल का बयान है, और चीन को भी अभी जयशंकर साहब ने धमकाया है। अगर कोई बड़ा चमत्कार नहीं हो जाए तो एक फेयर इलेक्शन हो, डेमोक्रेटिकली चीज़ें बने, तो इस समय बीजेपी के जो हारने की संभावना है वो काफ़ी प्रबल है। मैं वो 1977 तो नहीं देख रहा हूँ, मतलब क्योंकि 1977 अगर हो गया तो फिर ये सरकार ज़्यादा दिन टिकेगी भी नहीं। वो फिर 1977 वाली स्थिति बनेगी जो 80 में ख़त्म हो गई थी। तो मैं एक तो उसकी कामना भी नहीं करता हूँ और उसकी संभावना भी नहीं देखता हूँ। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने शुरू जहाँ से किया था कि विपक्ष की ओर से केवल राहुल गांधी लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं। ये जो मैंने कहा था आपको जी, सड़क पर अखिल भारतीय स्तर पर मैं अगर कहूं तो ये थोड़ा सा अभी एक जो राहुल कितना अकेले लड़ पाएंगे, और कांग्रेस का जो, कांग्रेस में भी क्या ऐसे लोग हैं जो उनके साथ खड़े होकर चीज़ों को उतने ही ईमानदारी के साथ चैलेंज कर सकें विपक्ष को। हमने देखा कि अधीर रंजन पूरी तरह फ्लॉप हो गए। उसका ताज़ा उदाहरण यह है कि गीता प्रेत गोरखपुर को जो पुरस्कार दिया गया और उसकी जो मीटिंग हुई, अधीर रंजन कहते हैं मुझे जानकारी नहीं थी कि वो मीटिंग है कब नहीं है। उसका खंडन किया कि आपको पूरी जानकारी दी गई। तो अधीर रंजन जो है वो मतलब लोकसभा में जो, और अब तो और दिक्कत हो गई है राजीव जी कि राहुल गांधी नहीं है लोकसभा में बोलने के लिए, और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ही हैं। अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल होकर अगर हम ये सोचें कि हाँ क्या स्थिति क्या है, मतलब अब पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है तो कांग्रेस के पास बोलने के लिए कौन लोग हैं जो लोकसभा में बोलेंगे, जो राज्यसभा में बोलेंगे, और जो एक जिनकी ऑल इंडिया अपील जिसको कहना चाहिए वो होगी। तो ये एक बड़ा एक अच्छा है। हम जो कह रहे हैं या बात कर रहे हैं कि अब तो पूरा विपक्ष का सफाया होने वाला है, और मान के चल रहे हैं कि हो गया सफाया, अब तो फॉर्मेलिटीज बची हैं। तो मैं थोड़ा कॉशियसली चल रहा हूं कि ये आपकी पिछली डिबेट में भी मैंने कोई इस तरह की बात न तो की थी न करना चाहता हूं। बिल्कुल।
विपक्ष की जो चुनौतियां हैं वो बीजेपी के मुकाबले ज्यादा हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। विपक्ष अभी पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं है। विपक्ष की चिंता केवल सीटों के बंटवारे पर केंद्रित है, जबकि जो बीजेपी है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पीछे एक साथ एक मुट्ठी बांधे खड़ी है। तो आप उनमें उनके 5 नेताओं को 6 नेताओं को एक साथ देखते हैं कि नड्डा भी उसी जुबान में बोल रहे हैं और स्मृति ईरानी भी खड़ी हैं और अमित शाह और मोदी तो हैं, उन्होंने एक फौज लगा रखी है। हमारे आप जो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा और राहुल गांधी के एक्शन के अलावा क्या है जो दिखता है? जो मतलब एक जो आम वोटर है देश का, जिसको कन्विंस होना चाहिए कि वो लॉजिक से, वो कैसे कन्विंस होगा? वो कोई हमारी डिबेट तो देखता नहीं है, मतलब सारे लोग तो देखते नहीं है आपकी डिबेट को, चाहे जितने लाख लोग देखते हो, करोड़ लोग देखते हो, और एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। और उसमें डिबेट में भी आपको ये तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना कि आप कांग्रेस के माउथ पीस नहीं हो जाएं या एक बैलेंस बना के चले। कांग्रेस को कांग्रेस के लिए या विपक्ष को विपक्ष के लिए बात करने वाले लोग कहाँ हैं? एक जो बात अभी चली है जो इन्फ्लुएंसर्स की, कि एक एजेंसी को हायर कर रहे हैं लोग, वो एजेंसी जो है वो जो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको इंट्रोड्यूस करेगी कांग्रेस से, mygovernment.com से करेगी, mygovernment.in से, बीजेपी से और बीजेपी से। और वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इंटरव्यूज लेंगे मंत्रियों के, और वो इन्फ्लुएंसर्स वो नहीं होंगे जो अभी आपको गोदी मीडिया में दिखते हैं और जो जिनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, लगभग खत्म हो गई। और वो एंकर भी नहीं दिखेंगे जिनको देश की जनता लगातार हूट करती है और जो सड़कों पर निकल जाए तो उंगलियां बताती है कि अरे ये जा रहा है, वो भी नहीं होंगे। जैसा इन्होंने कहा, प्रशांत जी ने भी कहा, अमलेंदु ने कहा कि नहीं, ध्यान नहीं मुझे, प्रशांत जी ने कहा और आपने भी कहा था, और मैं कल एक डिबेट में था इसी विषय पर, मैंने इस विषय पर काफी बात की थी कि वो ये स्ट्रेटेजी है कि यूट्यूब नहीं है ये सिंपल। अब आप बीजेपी को पाउच में गरीब जनता को बेच रहे हैं। मतलब जो रूरल एरियाज में आप ले जाके, जो टीवी नहीं देखता है, आप बताइए 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल सेट्स हैं देश में, और 80 करोड़ या 60 करोड़ के पास स्मार्टफोन हैं। बीजेपी को अब समझ में आया है कि मुद्दा अब हिंदुत्व नहीं है, मुद्दा ओबीसी है, दलित है, मुस्लिम है, पसमानदा मुस्लिम है। तो वो जो इन्फ्लुएंसर है जिसको ले जाएंगे ये गांव में और जो पाउच में ले जाएंगे बीजेपी को, सेल करेंगे, वो क्या स्ट्रेटेजी है कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास होगी? मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, मैं अभी मतलब जो दिख नहीं रही है इसलिए कह रहा हूं कि दिख नहीं रही है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स बचे ही नहीं है जो बीजेपी के लिए काम करना चाहेंगे। मतलब जो जितने इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे हैं वो ऑलरेडी अपोजिशन के लिए काम कर रहे हैं, और जनता उनको सुन भी रही है कि जैसे अब आपकी जो टीआरपी इतनी हो गई, इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, तो क्यों हो गए? या जो नंबर 2 नंबर 3 पे हैं या सत्य हिंदी को सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? तो ये लोग इन्फ्लुएंसर्स कौन से लेके जाएंगे? तो हो सकता है ये इन्फ्लुएंसर्स भी अपने अंदर से ही पैदा करें
कि भाई आप इस तरह के थोड़े से आड़े तिरछे सवाल पूछिए हमसे, जो गोदी मीडिया पर जो राजीव श्रीवास्तव पूछते हैं या प्रशांत टंडन पूछते हैं वैकल्पिक मीडिया पर, जिसको कहते हैं ना कि आप अपने अंदर ही दुश्मन क्रिएट करके उनको बताइए कि ये दुश्मन है, पर वो असल में मित्र होते हैं। एक जो स्ट्रेटेजी दुनिया के देशों में चल रही है कि दुनिया में जितने क्रांतियां हुई, चाहे मैंने कहा था डिबेट में कि ट्यूनीशिया की हो, मिस्र की हो, या अमेरिका के इलेक्शंस की भी बात हो, वो अब इसी के जरिए जीता गया। मतलब जिस चीज को, जिस टेक्नोलॉजी को मोदी ने आगे बढ़ाया, अब वो उसकी तरफ उनका ध्यान अब खुद अब गया है कि अरे यार ये तो पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी हमने लोगों तक पहुंचाई उसको तो विपक्ष ने हथिया लिया। तो ये जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप कैसे अपने विचार को नागरिकों तक, और तो उसमें विपक्ष की क्या स्ट्रेटेजी, ये एक जो मैंने मूल मुद्दा मेरा था। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि होगी कोई स्ट्रेटेजी, क्योंकि दांव पर इतना सब कुछ लग गया है अब, और वो इतना लग गया है कि इस चुनाव के बाद हो सकता है कोई, अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाती है तो चुनाव ही नहीं हो। आप अगर बीजेपी ढलान पर है उसकी गाड़ी, और झाड़ियों में से कुछ लोग निकल के अचानक सड़क पर प्रकट हो जाएं और वो पहिए के नीचे कुछ पत्थर रख दें, उसको लुढ़कने से रोक दें, गिरने से रोक दें, तो क्या आपको पता है क्या कि झाड़ियों के पीछे छुपे हुए लोग कौन हैं? ये जो हम मान रहे हैं कि गाड़ी लुढ़क रही है, हमको ये नहीं पता है कि जो इनविजिबल हैंड्स हैं, जिसमें गोदी मीडिया भी है, जिसमें उद्योगपति भी हैं, बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपति हैं, जिसमें पूरी नौकरशाही है, पूरा आरएसएस का तंत्र है, और विदेशी ताकतें हैं जो जिनके पूरे के पूरे खेल बिगड़ जाएंगे अगर ये सरकार चली जाती है, जिसमें जो पेगासस जैसे स्पाईवेयर्स को सप्लाई करने वाले देश भी हैं और तेल सप्लाई करने वाले देश भी हैं, कि वो जो चीन भी है उसका इंटरेस्ट नहीं होगा कि यहां डेमोक्रेसी हो। मतलब चीन के साथ आपके चाहे जितने खराब संबंध हो सीमा पर रूस, चीन और इजराइल वगैरह की कभी ये भावना नहीं हो सकती, कामना नहीं हो सकती कि या भारत या पाकिस्तान की भी, इमरान खान जिस तरह से तारीफ करते हैं मोदी जी की, कि यहां डेमोक्रेसी हो जाए, अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत की। बहुत सारी ताकतें झाड़ियों में छुपी हुई है, और बीजेपी की ढलान जो हो रही है गाड़ी की, उसके नीचे पत्थर लगा के उसको रोकने के लिए बेताब है। तो क्या हम अपनी डिबेट्स में कोई इस तरह के किसी बात पर भी कभी चर्चा कर सकते हैं क्या? ये मेरा एक सबमिशन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सबमिशन है, और इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि झाड़ियों में छुपे हुए लोग जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए, और इस पर